नमस्कार दोस्तों। भाई कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि भाई हमने साइंस स्टार्ट किया था, जिसमें कौन सा विषय स्टार्ट किया भाई हमने। सबसे पहले तो आपका बायोलॉजी, ठीक है। केमिस्ट्री फिजिक्स जो है उसको बाद में कंप्लीट करेंगे। बायोलॉजी में भाई सबसे पहले तो अपन ने इसका अर्थ देखा, ठीक है। अर्थ के बाद इसकी उत्पत्ति देखा, इसका अध्ययन करने का तरीका देखा, और इसी में अध्ययन किया भाई प्रमुख वैज्ञानिक, ठीक है ना भाई। कि बायोलॉजी जो है सबसे पहले तो उसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो उसका अर्थ बहुत जरूरी होता है। अगर आपको पता नहीं है उसका मतलब और डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दे तो भाई अपने से बड़ा कोई मूर्ख नहीं है फिर। तो बायोलॉजी का अपन ने अर्थ देखा भाई, इसको तोड़ा अपन ने तो दो शब्दावली मिली आपको। क्या क्या मिला भाई? बायो प्लस लॉजी। यानी बायो का मतलब आपका जैविक चीजें हो गई, या जो भी आपकी जीवित चीजें हैं, जो आपका जीव है, और लॉजी मतलब उसका अध्ययन करना, ठीक है। यानी समस्त जीवों का, समस्त जीव जंतुओं का, या जितनी भी जीवित चीजें हैं उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। या इसको अभी अपन क्या बोल सकते हो? जीव विज्ञान। हालांकि जीव विज्ञान अभी शब्द नहीं आया था हमारे पास। जीव विज्ञान भाई, विज्ञान का अर्थ तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, विशेष अध्ययन, ठीक है। और जीव का मतलब भी आपको मैं पहले बता चुका हूं। तो जितने भी आपके जीव हैं उन सब का विशेष अध्ययन करना ही क्या है? जीव विज्ञान। या जितनी भी जीवित चीजें हैं, जीव जंतु हैं, उनका विशेष अध्ययन करना क्या कहलाता है? आपका बायोलॉजी। लेकिन बायोलॉजी से भी पहले अगर साइंस के क्षेत्र में कोई शब्दावली का प्रयोग किया गया था तो वो सबसे पहले क्या था? आपका प्राकृतिक विज्ञान, यानी नेचुरल साइंस। और ये जो आपका प्राकृतिक विज्ञान या जो नेचुरल साइंस है, इसको प्रयोग करने वाले जो वैज्ञानिक थे आपकी, वो कौन थे भाई? आपके एरिस्टोटल थे। एरिस्टोटल मतलब क्या बोलते हैं उसको अपन? अरस्तु। अरस्तु के नाम से जानते हैं ना, एरिस्टोटल बोलते हैं। आपके यूनानी दार्शनिक हैं ये व्यक्ति। तो इन्होंने प्राकृतिक विज्ञान से अलग किया बायोलॉजी को, कि भाई आप सारी चीजें एकदम मिक्सअप करके कैसे पढ़ सकते हो? भाई हमारे आसपास का जो वातावरण है, हमारे आसपास की जो चीजें हैं, वो सभी भाई आपका प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस हो गया। आप सबको एक साथ कैसे पढ़ सकते हो भाई? प्रॉपर इनके अलग अलग शाखाएं होनी चाहिए, तब जाके इनको आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ सकते हो। इसलिए हमारा जो अध्ययन करने का तरीका हो वो सरल हो, इसलिए उन्होंने भाई प्राकृतिक विज्ञान से किसको अलग किया? बायोलॉजी को। इसलिए फादर ऑफ बायोलॉजी कहलाते हैं आपके अरस्तु, ठीक है। फिर आगे चल के बायोलॉजी को भी दो भागों में उन्होंने बांट दिया, एक तो जंतु और दूसरा आपका वनस्पति। एक तो बॉटनी हो गया, दूसरा एनिमेलिया हो गया आपका। तो दो भागों में इसने डिवाइड कर दिया बायोलॉजी को भी। फिर इसके आगे हमने प्रमुख वैज्ञानिक पढ़ना स्टार्ट किया कि भाई इसको यहीं रोक दो अभी और प्रमुख वैज्ञानिक देखें हम। तो सबसे पहले हमने किसको पढ़ा भाई? अरस्तु को पढ़ा, ठीक है। अरस्तु के बाद थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस के बाद हिपोक्रेटस, हिपोक्रेटस के बाद प्लिनी, प्लिनी के बाद गैलेन, गैलेन के बाद अल्बर्ट मैग्नस, ठीक है ना भाई। अल्बर्ट मैग्नस के बाद लियोनार्डो दा विंची, इनके बाद कार्ल लीनियस, कार्ल लीनियस के बाद लेमार्क, ट्रेविलेमस, चार्ल्स डार्विन। तो ये भाई इन वैज्ञानिकों के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है भाई। इसको हमने अभी यहाँ तक रोक लिया था। बायोलॉजी का अर्थ हमने समझ लिया था। बायोलॉजी शब्द किसने लाया? अरस्तु देखा भाई हमने। फिर प्रमुख वैज्ञानिक हमने देखा कि भाई अरस्तु जो है ये आपके फादर ऑफ जूलॉजी भी कहलाते हैं भाई, यानी जंतु विज्ञान के पिता कहलाते हैं। इन्होंने 500 प्रकार के जीव जंतुओं पर अध्ययन किया, उन पे शोध किया,
और उनका जो वर्णन था वो अपनी किताब हिस्टोरिया एनिमेलिया में किया। ठीक है, यानी जो जंतु इतिहास इनकी किताब है अरस्तू की, उनमें उन्होंने 500 प्रकार के जीव जंतुओं का वर्गीकरण किया, उनका वर्णन किया। ठीक है, इसके बाद फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी कहलाते हैं कि भाई किस प्रकार से एक भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण किस प्रकार से बनता है, उसकी स्टेजेस कैसे कैसे होती है भाई, 1 से 9 माह के बीच में किस प्रकार से वो विकास करेगा, वो सारी चीजें इसमें बताया भाई अरस्तू ने। पहला इतिहास लिखा गया आपकी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व जंतु इतिहास पे। तो इसलिए अपन ने भाई जंतु विज्ञान के बारे में देखा, तो जंतु विज्ञान के पिता कहलाए आपके कौन, अरस्तू। दूसरा थियोफ्रेस्टस देखा हमने। ठीक है, यह आपके 384 से 322 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना थी आपकी। आया समझ में। फिर थियोफ्रेस्टस पे आए हम वापस, तो 370 से 285 ईसा पूर्व, ये आपके थियोफ्रेस्टस। और थियोफ्रेस्टस जो थे इनको वनस्पति विज्ञान के पिता कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनिलॉजी कहलाते हैं थियोफ्रेस्टस। क्या किया भाई इन्होंने, 500 प्रकार की पत्तियों पर शोध किया। इन्हें अलग अलग वनस्पतियों पे, अलग अलग पेड़ पौधों पे से इन्होंने 500 प्रकार की पत्ती तोड़ के लाया और उन पत्तियों पर शोध किया, उन पत्तियों का अध्ययन किया, और वो पूरा की पूरा उनका जो अध्ययन था उसका वर्णन कर दिया अपनी किताब में, हिस्टोरिया प्लेनेटोरिया में। ठीक है, इसलिए फादर ऑफ बॉटनिलॉजी कहलाते हैं कौन, आपके थियोफ्रेस्टस। इसके बाद आगे बढ़े हिपोक्रेटस पे हम, 400 से 370 ईसा पूर्व आपके हिपोक्रेटस, चिकित्सा शास्त्र के जनक कहलाते हैं भाई आपके हिपोक्रेटस। मानव रोगों पर अगर किसी ने पहला लेख लिखा तो वो ये व्यक्ति यही है, हिपोक्रेटस। और आज भी जो आपका मेडिकल क्षेत्र होता है, मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट होते हैं वो इनकी नाम की शपथ लेते हैं, हिपोक्रेटस के नाम की। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भाई सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी ने योगदान दिया है तो वो आपके हिपोक्रेटस ही थे। तो ये तो सारी ईसा पूर्व की घटना हो गई। फिर हम ईस्वी में प्रवेश करें, प्लिनी 30 ईस्वी, इन्होंने प्राकृतिक विज्ञान नामक एक ग्रंथ की रचना की, इसलिए प्राकृतिक विज्ञान के जनक कहलाते हैं आपके प्लिनी। प्लिनी के बाद पहुंचे हम गैलेन पे, इन्हें प्रायोगात्मक विज्ञान के जनक कहा जाता है। यानी कोई भी जीव है या मनुष्य है तो उसके जो आंतरिक अंग होते हैं उनके कार्य क्या क्या होते हैं। जैसे हमारा लीवर है भाई, किडनी है, फेफड़े हैं हमारा, पित्ताशय है हमारा, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, तो अग्नाशय है। ये जो अंग हैं भाई इनके कार्य क्या हैं, किस प्रकार से वर्ग करते हैं। अगर इनमें किसी प्रकार की समस्या होती है तो उसका निजात क्या होगा, उसका निराकरण क्या होगा, उसका हल क्या निकलेगा, वो पूरा प्रयोग करके बैठा था ये व्यक्ति। इसलिए ऑपरेशन थिएटर के बाद इसका फोटो मिल जाएगा आपको। जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स होती हैं वहाँ ऑपरेशन थिएटर के बाहर इस व्यक्ति का फोटो भी मिल जाएगा आपको, गैलेन का, 200 ईस्वी। ठीक है, लेकिन गैलेन के बाद भाई 1000 वर्ष तक अंधकार युग रहा विज्ञान का। किसी ने भी विज्ञान के क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया, क्योंकि 1000 के बाद जो मनुष्य जाति है उसने भाई पृथ्वी पर राज करने की लालसा बढ़ गई, माराकाटी चालू हो गई, पूरे विश्व में लड़ाइयां चालू हो गई हैं, युद्ध चालू हो चुके हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं भाई, एक दूसरे का साम्राज्य छीनना चाहते हैं, इस पृथ्वी पर राज करना चाहते हैं वो लोग। इसलिए विज्ञान के क्षेत्र से लोगों का ध्यान हट गया, कोई भी विज्ञान के क्षेत्र में वो ध्यान नहीं दे रहा है अब 1000 साल तक। फिर 1000 के बाद आपका सन 1300 ईस्वी में जंतुओं पर पहला लेख लिखा इस व्यक्ति ने, अल्बर्ट मैग्नस ने। और ये 1300 ईस्वी विज्ञान का पुनर्जागरण काल कहलाती है। और अग्रता कौन है इसके पुनर्जागरण के, अल्बर्ट मैग्नस। फिर आए आपके 1590 लियोनार्डो दा विंची, दुनिया का पहला ऑलराउंडर व्यक्ति, हर विषय से परिपूर्ण, चाहे कोई सही विषय हो। फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी भी कहलाते हैं आपके लियोनार्डो दा विंची। इसके बाद कार्ल लिनियस, विज्ञान के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान जिस व्यक्ति का है वो आपका कार्ल लिनियस। फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहलाते हैं, वर्गीकरण के पिता भी कहलाते हैं कार्ल लिनियस। इनका किताब देखा भाई हमने, स्पीसीज प्लेंटेनम हुआ, तो इनकी किताब वगैरह भी हमने देखा। वर्गीकरण किया इन्होंने भाई, समस्त जीवों को 2 भागों में बांट दिया 1758 में।
एक जंतु अलग कर दिया, एक वनस्पति अलग कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपका जो बायोनोमियल डोमेन जो क्लेचर होता है, यानी जो द्विनाम पद भाई, जो द्विपद नाम प्रणाली है जीवों की, वो भी आपकी कार्ल लिनियस ने ही दिया कि कोई भी जीव है भाई, उसके नाम के दो भाग होते हैं, एक तो उसका वंश होता है और दूसरा क्या होता है, उसकी जाति होती है। ठीक है भाई, जैसे हम बोलते हैं भाई हमारा होमो सेपियंस, तो होमो क्या हो गया, हमारा वंश हो गया, और सेपियंस हमारी क्या हो गई, जाति हो गई। ठीक है, तो ये जो द्विपद नाम प्रणाली है वो आपके कार्ल लिनियस की ही देन है। किसी भी जीव की आप बात करोगे तो उसके नाम के हमेशा दो भाग होते हैं, ये इन्होंने बोल दिया कार्ल लिनियस ने, उसी के हिसाब से नाम भाई रखना चालू हुए। फिर 1707 से 1778 तक कार्ल लिनियस का कार्यकाल रहा। फिर आपका लेमार्क और ट्रेविलेमस आ गया आपका 1802, और ये व्यक्ति हैं लेमार्क और ट्रेविलेमस, एक फ्रांस का है तो दूसरा जर्मनी का है, जिसने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया है जीव विज्ञान का। अब जाके जीव विज्ञान शब्द का उपयोग हो रहा है भाई 1802 में आके, तो पहले सिर्फ बायोलॉजी, वो भी कौन ने बोला था, अरस्तु ने बोला था। उसके बाद 1802 में आके पहली बार जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया है, और लेमार्किज्म थ्योरी भी दी गई इसी के द्वारा। जिराफ स्नेक के ऊपर, जो जिराफ की गर्दन होती है उसके ऊपर दिया गया भाई लेमार्किज्म थ्योरी, कि हम शरीर के जिस भाग का जितना उपयोग करते हैं वो उतना ही ज्यादा मजबूत होता है, जिसका आप जितना ज्यादा उपयोग करोगे वो उतना ज्यादा मजबूत होते जाता है। ठीक है, तो ये भाई कुछ वैज्ञानिक वगैरह डिस्कस किए हमने। चलिए आगे भाई स्टार्ट करेंगे हम जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। अच्छा, शाखाएं बनाने का उद्देश्य क्या होता है, या शाखाएं वगैरह जो होती है आपकी बनती क्यों है। भाई डायरेक्टली भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन शाखा बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्टली पढ़ोगे तो बहुत मगजमारी होगी, समझ में नहीं आएगा। भाई हमारा जो पढ़ने का तरीका है वो एकदम सरल हो जाए, कुल मिला के कहने का मतलब ये है। भाई जैसे आप, एक पेड़ है, आपके पास एक पेड़ लगा हुआ है भाई, और इस पेड़ में एक भी शाखा नहीं हो, और आपसे बोल दिया जाए कि उसकी चोटी तक आपको पहुंचना है, ऊपर तक, उसके शीर्ष तक आपको पहुंचना है, पहुंच जाओगे भाई। नारियल का पेड़ तो देखा ही होगा सबने, एक भी शाखा नहीं है उसकी, और आपसे बोल दिया है वहां तक चढ़ना है। आप भाई चढ़ भी जाओगे, चलो मान लिया चढ़ भी जाओगे, लेकिन कितनी मेहनत मशक्कत करना पड़ेगा वहां तक चढ़ने में, एक भी शाखा नहीं है। और अगर वहीं मैंने इस पे अगर शाखाएं बना दी तो कोई भी व्यक्ति, आप तो क्या, कोई भी व्यक्ति आसानी से चढ़ जाएगा उसके ऊपर। भाई आप हॉस्पिटल ही जाते हो, अगर हॉस्पिटल के एक ही कमरे में 10 डॉक्टर को बैठा दिया जाए, उसी में हार्ट स्पेशलिस्ट है आपका, आंख वाला डॉक्टर भी है, दांत वाला डॉक्टर भी है, हड्डी वाला भी है, किडनी वाला भी है, 10 डॉक्टर को एक साथ बिठा दिया जाए, जब आप कमरे में इंटर करोगे आप कैसे पहचानोगे भाई कौन सा डॉक्टर कहाँ है। हड्डी वाले को किडनी दिखा के आ गए आपने, है ना समझ में। भाई कोई हार्ट वाला बेटा, उसको बता के आ गया हड्डी, और हार्ट में हड्डी नहीं है आपके, वो क्या क्या इलाज करेगा आपका, समस्या हो जाएगी ना। तो इसलिए भाई हॉस्पिटल में जब आप जाते हो तो वहां पे देखना अलग अलग विभाग बना हुआ रहता है, सबका अलग अलग कमरा होता है, और फिर आप आसानी से किसी भी डॉक्टर के पास जा सकते हो, आसानी से किसी भी डॉक्टर से मिल सकते हो, वहां पे ज़्यादा दिक्कतें नहीं आनी है। क्यों? क्योंकि अलग अलग भाई भागों में उनको बांट दिया, सबका विभाग अलग अलग दे दिया। ठीक वैसे ही भाई बायोलॉजी में भी अलग अलग शाखाएं बनाई जाती है, ताकि हमारा पढ़ने का तरीका आसान हो जाए, व्यवस्थित टॉपिक वाइज हम पढ़ सकें, इसलिए शाखाएं बनाई जाती है। आया ना भाई समझ में। ठीक है, चलिए प्रमुख शाखाएं देख लेते हैं स्पीड से थोड़ा। भाई जैसे एनाटॉमी, मार्फोलॉजी,
फिजियोलॉजी, टेक्सानॉमी, बायोकेमिकल टेक्सानॉमी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, पोमोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, ब्रायोलॉजी, नीडोलॉजी, यूजेनिक, हार्टिकल्चर, सेरीकल्चर, साइटोलॉजी, इकोलॉजी, एफिडोलॉजी, जेंथोलॉजी। ठीक है भाई, ऐसी बहुत सारी शाखाएं हैं आपके पास। अब भाई जैसे यहाँ पे देखो ऐसी शाखाएं डायरेक्ट आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। जैसे मैंने बोला भाई आपका एनाटॉमी, इसका मतलब जितने भी जीव हैं उनकी आंतरिक संरचना की बात होगी यहाँ पे। हालांकि इनको अपन एक एक टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। जिस दिन मैंने लिखा एनाटॉमी तो उस दिन पूरा एनाटॉमी को भाई कंप्लीट करेंगे हम। यानी जितने भी जीव जंतु हैं उनकी आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ना, यानी समस्त जीवों की जो आंतरिक संरचना है, जो आंतरिक बनावट है, जो आंतरिक अंग है, उनका अध्ययन करना क्या कहलाएगा? आपका एनाटॉमी। और अगर बाहरी संरचना की मैंने बात कर दिया, किसी भी जीव की अगर बाहरी संरचना की बात कर दिया तो वो क्या कहलाएगा? आपका मार्फोलॉजी। आंतरिक एनाटॉमी और बाहर का कर दिया तो मार्फोलॉजी, और आंतरिक और बाहरी दोनों की बात कर दिया तो आपका फिजियोलॉजी। भैया आपने देखा होगा कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा किराना स्टोर, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा जनरल स्टोर, और कहीं कहीं मिल जाएगा आपको किराना एंड जनरल स्टोर। दोनों एक ही में भर दिए भाई, एक ही दुकान में दोनों सामान मिल जाएगा, किराने का भी मिल जाएगा, जनरल का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक वैसे ही आपका एनाटॉमी हो गया आंतरिक, मार्फोलॉजी बाहरी, और फिजियोलॉजी में दोनों, आंतरिक संरचना भी और बाहरी संरचना भी, दोनों का अध्ययन हो जाएगा। ठीक है, टैक्सोनॉमी में वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। अगर बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी हो गया यानी रासायनिक विधियों के द्वारा या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा वनस्पति का वर्गीकरण या जीवों का वर्गीकरण। ठीक है भाई। एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में भाई उपयोगी वनस्पति का अध्ययन करना है। उपयोगी खेती भाई जैसे गेहूं की खेती या चावल की खेती, इनका अध्ययन भाई एग्रीकल्चर में आएगा। और मैंने भाई बोल दिया फॉरेस्ट्री, तो भाई जो जंगल क्षेत्र होता है यहां पे भाई कोई एक पौधा या कोई एक फसल उगती है क्या? नहीं भाई, यहां तो अपने मन से कोई भी पौधा उग जाता है, कोई भी वनस्पति उग जाती है यहां। तो यहां ऐसा थोड़ी ना भाई कि जंगल में गेहूं ही गेहूं उग रहा है कि चावल ही चावल उग रहा है, कोई भी वनस्पति भाई वृद्धि कर जाएगी, तो वो आपका फॉरेस्ट्री में आ जाएगा। पोमोलॉजी फल आ जाएगा भाई, फाइकोलॉजी में आ जाएगा आपका शैवाल का अध्ययन, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन, ब्रायोलॉजी में आपको ब्रायोफाइटा का अध्ययन करना है, निडोलॉजी में आपको सिलेंटरेटा ग्रुप का अध्ययन करना है, यानी जो जली पौधे या जो जली जीव होते हैं उनका अध्ययन करना है। यूजेनिक में भाई
भविष्य में मानव जाति में अगर किसी प्रकार का कोई सुधार होता है या कोई परिवर्तन होता है तो उसका अध्ययन करना है। हार्टिकल्चर हो गया, बाग बगीचे, सेरीकल्चर, रेशम का कीड़ा हो गया, उसका अध्ययन करना। इकोलॉजी, जीव जंतुओं के साथ वातावरण का संबंध किस प्रकार से है उसका अध्ययन करना। एफिडोलॉजी में भाई जो वनस्पति वगैरह इन पे जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, एफिड्स का अध्ययन करना। तो भाई ऐसी कई सारी शाखाएं हैं, इसमें बहुत सारी शाखाएं आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, एंथोलॉजी हो गया आपका, एग्रोनॉमी हो गया आपका, पेडोलॉजी हो गया आपका, माइक्रोबायोलॉजी हो गया आपका, बायोकेमिस्ट्री हो गया आपका, बायोफिजिक्स हो गया आपका, वायरोलॉजी हो गया आपका, बैक्टीरियालॉजी हो गया। ऐसी 1000 शाखाएं मिल जाएंगी भाई। ठीक है ना, तो वहां पे समस्या नहीं आनी चाहिए भाई। ये इनको अपन एक एक टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए भाई, तो इतना शाखाएं भाई याद रखोगे आप। इसके बाद कोई भी एक शाखा, जैसे भाई एनाटॉमी उठा के हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना भाई, चलिए धन्यवाद।